दोस्तों नमस्कार। आज भारत ने एक बहुत महान व्यक्ति को खो दिया है। मैं बात कर रहा हूं रतन टाटा जी की। एक व्यक्ति जिसने अपने ग्रुप को आज की जो कमर्शियल वर्ल्ड है उससे इस हद तक दूर रखा कि ग्रुप ने पूरा फोकस वैल्यूज पे किया, ना कि वैल्यूएशन पे। आप और हम, मेरे ख्याल से दुनिया में, खासकर हिंदुस्तान में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका उसकी जिंदगी में टाटा ग्रुप के साथ संबंध ना हो। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो ट्रक्स हो, अलग अलग तरह के ऑटोमोबाइल्स हो, आईटी सर्विसेज हो। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा पूरे हिंदुस्तान में जिसने टाटा ग्रुप को अपनी जिंदगी में किसी ना किसी रूप में शामिल ना किया। कल रात को जब उनके डेथ की खबर आई, निश्चित रूप से इस दुनिया में जो आया है सबको जाना है, लेकिन वास्तव में दुख हुआ। दुनिया में लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन सबके जाने पर इतना दुख नहीं होता जितना कल हुआ। कारण बहुत सिंपल था दोस्तों। एक व्यक्ति जिसने पिछले 20 साल, जब से वो इस ग्रुप के संचालक रहे, एज ए चेयरमैन रहे, और रिटायरमेंट के बाद अपने बाकी साथियों को और जिनको उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में चुना, उनको जिस तरह से उन्होंने मार्गदर्शन दिया, ये एक प्रेरणा स्रोत है। भारत में हमने बहुतों को भारत रत्न दिया। ईमानदारी से सोचिए कि रतन टाटा जी जैसा कोई और व्यक्ति आज की दुनिया में है, या आज जिसको हम समाज की बात करें, कमर्शियल वर्ल्ड की बात करें, बिजनेस वर्ल्ड की बात करें, सामाजिक क्षेत्रों में बात करें, क्या कोई ऐसा दूसरा नाम आता है जिसको आप वास्तव में भारत रत्न कह सकते हो? हमने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन से भारत रत्न घोषित कर दिया। उनका कंट्रीब्यूशन और रतन टाटा जी का कंट्रीब्यूशन अगर आप कंपेयर करो तो आपको सच्चाई सामने दिखती है। इसीलिए भारत सरकार रतन टाटा जी को रतन भारत रत्न दे या ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे लगता है, एज ए भारत का नागरिक, मुझे लगता है उनसे इंपॉर्टेंट और डिजर्विंग कैंडिडेट एज ए भारत रत्न आज हिंदुस्तान में दूसरा नहीं। दोस्तों, इनके कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो मैंने कुछ स्टडीज करी और मैंने जानने की कोशिश करी कि आफ्टर ऑल 20 साल में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण टाटा ग्रुप लगातार आगे बढ़ता रहा और कंट्रोवर्सी से दूर रहा। छोटी मोटी बिजनेस कंट्रोवर्सीज, राइवलरीज, मीडिया हेडलाइंस छापने में लगे रहते हैं। आप उन सबको इग्नोर करिए, फंडामेंटल्स पे आइए। इस ग्रुप ने वो सब किया जो मुझे नहीं लगता कि किसी और ग्रुप ने रतन टाटा जी की देखरेख में, उनकी लीडरशिप में किया होगा। आज टाटा ग्रुप का टर्नओवर करीब $165 बिलियन है, और $165 बिलियन टर्नओवर होने के साथ साथ करीब 10 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज टाटा ग्रुप में काम करते हैं। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय से बात करें या किसी भी एस्पिरेशनल प्रोफेशनल से बात करें कि अगर आपको टाटा ग्रुप में नौकरी मिलेगी तो आपको कैसा लगेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि साहब मुझे टाटा ग्रुप में नौकरी नहीं करनी। आप कॉलेजेस में जाइए, बच्चों से मिले, इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलिए, आईटी में मिलिए, कहीं पे भी चले जाइए, लोगों की एक एस्पिरेशन होती है कि मुझे एक अच्छी कंपनी है और अच्छी कंपनी में टाटा ग्रुप का नाम आता है। जब मैं अच्छी कंपनियों की बात कर रहा था तो मैंने एक प्रयास किया कि मैं देखूं टाटा ग्रुप की अच्छी कंपनियां कहां कहां हैं। आपको ताज्जुब होगा दोस्तों कि ये लिस्ट इतनी लंबी है कि लगता है वास्तव में कि किस तरह से भारत में बिजनेस के पोटेंशियल्स हैं। और इमेजिन करिए कि अगर रतन टाटा जैसे 10 लोग और भारत में होते तो आज भारत की आर्थिक स्थिति क्या होती, जरा सोच के देखिए। हम बात कर रहे हैं आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज सबसे बड़ा नाम जो है वो है टीसीएस का, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, आईटी सर्विसेज। आप हिंदुस्तान में किसी भी बड़े ग्रुप के एमडी या चेयरमैन से बात करिए और उनसे कहिए कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स आईटी सिस्टम डेवलप करने हैं तो टीसीएस के अलावा हमें और कोई कंपनी नहीं दिखती। हाँ, बहुत सारी आईटी कंपनी है, बड़ी कंपनियां अच्छा टर्नओवर कर रही हैं, लेकिन उनकी काबिलियत और टीसीएस की काबिलियत में बहुत फर्क है। इस बात को हर इंसान महसूस करता है। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जहां टाटा ने काम किया,
आईटी की हम बात कर रहे थे, टेलीकॉम, ई कॉमर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंजीनियरिंग डिजाइन्स, और आज हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज की, जब हम सेमीकंडक्टर्स और सर्किटरी की बात कर रहे हैं। टाटा स्टील दुनिया में अपने आप में एक और जो सबसे बड़ी कंपनी और सक्सेस स्टोरी है कि 35 मिलियन टन लोहे का उत्पादन होता है, और दुनिया की सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड स्टील कंपनी अगर कोई है तो आज वो है टाटा स्टील। इस बात को भी हमें समझना होगा। कभी भारत में हम सोचा नहीं करते थे कि हम यहाँ कोई कार बनाएंगे। हमारे पास एक एम्बेसडर हुआ करती थी, एक फिएट हुआ करती थी, बाकी कारों का कोई जमाना नहीं था। फिर मारुति आई, वो भी विदेशी कोलैबोरेशन से। लेकिन टाटा ने जो काम शुरू किया, टाटा मोटर्स ने इंडिका लॉन्च की, और उसके बाद आज दुनिया की सबसे अगर मैं ये कहूं इकोनॉमिक कार से लेकर सबसे ज्यादा लग्जरियस कार, जगुआर और लैंड रोवर जैसी कारें, वो टाटा ग्रुप की। टाटा मोटर्स ने अपने अंदर सिर्फ कार बनाने की एक फैक्ट्री नहीं लगाई, 97 सब्सिडरीज और 9 एसोसिएट कंपनीज, जिसमें इकोनॉमी से लेकर अल्ट्रा लग्जरी कारों तक जगुआर, लैंड रोवर, डेव जैसी पता नहीं कितने मॉडल हर साल लॉन्च होते हैं। ये है काबिलियत आज टाटा ग्रुप की। ये सिर्फ कार ही नहीं, कंज्यूमर्स और रिटेल में अगर हम देखें, आपने टाटा टी, टाटा कॉफी का नाम सुना होगा, टाटा केमिकल्स, उससे पहले टाटा सोप्स में भी थे, डिटर्जेंट्स में भी थे। उनके साथ साथ आज अगर आप मार्केट में जाएं और पूछें कि मोस्ट रिलायबल ज्वेलरी कहाँ मिलेगी, सोने का अगर आपको लेना हो, मैं सोने के व्यापारियों से बात कर रहा था, जो लोग गोल्ड क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि बीच में मुझे एक इंडस्ट्री एसोसिएशन की गोल्ड काउंसिल को चेयर करने का मौका मिला था। तो उस मीटिंग्स के अंदर मैंने जब लोगों से बात करी, उन्होंने कहा कि मोस्ट रिलायबल गोल्ड ज्वेलरी अगर आपको कहीं मिलेगी तो वो है टाइटन और तनिष्क। इसके अलावा आप भरोसा नहीं कर सकते। लोग होंगे अच्छे, लेकिन अनक्वेश्चन्ड अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो आपको टाइटन, तनिष्क में ही वो मिल सकता है। साथ ही साथ क्रोमा, वोल्टास, वेस्ट साइड, ये सब जो रिटेलिंग में आए ट्रेंड के माध्यम से, ये भारत के कंज्यूमर्स को एक से एक अच्छा रिलायबल प्रोडक्ट दे रहे हैं। सिर्फ कंज्यूमर तक नहीं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, इकोनॉमी की, डेवलपमेंट की, तो टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा हाउसिंग, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां तक कि पार्लियामेंट हाउस जो भारत का नया बना है, और जो काम हो रहा है आपके राजधानी के अंदर, सेंट्रल विस्ता का निर्माण, ये सब चीजें टाटा प्रोजेक्ट्स के माध्यम से चल रही हैं। और भी कंपनियां जुड़ी हैं, लेकिन लीड रोल कहीं ना कहीं टाटा का है। इससे पता लगता है कि जो एक कंपनी खड़ी करी 20 साल में रतन टाटा जी ने, वो आज कहां कहां पे अपने झंडे गाड़ रही। फाइनेंशियल सर्विसेज में टाटा कैपिटल, टाटा इंश्योरेंस, टाटा एसेट मैनेजमेंट, एआईजी के साथ टाटा इंश्योरेंस। तो ऐसा भी नहीं है कि आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप टाटा की कंपनियों के अंदर कहीं भी ये नहीं समझेंगे कि कस्टमर्स को चीट किया गया। ये जो वैल्यू सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब देश में बात आ रही थी कि भाई सेल्फ रिलायंस होना है, हमें हिंदुस्तान में डिफेंस एक्टिविटीज को आगे बढ़ाना है, तो टाटा इस एरोस्पेस एंड डिफेंस को लेकर भी बहुत काम हुआ, और उसमें लेकर टाटा ने अपनी जो 9 कंपनियां थी जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही थी, उनको मर्ज करके एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी बनाई, और जिसमें लैंड मोबिलिटी से लेकर एयरक्राफ्ट तक, एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म, वेपन सिस्टम्स, सेंसर्स, और दुनिया की जो लीडिंग डिफेंस कंपनीज थी जैसे बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, जी, इनके साथ कोलैबोरेशन करके हिंदुस्तान में डिफेंस सेक्टर की एक अच्छी शुरुआत करी। अब ये हिंदुस्तान में भी प्रोडक्ट बनेंगे और यहां से बाहर भी जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टूरिज्म की जब हम बात करते हैं तो ताज होटल अपने आप में एक ब्रांड है। आपके पास दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड हैं होटल इंडस्ट्री में, लेकिन ताज होटल आज अपनी जगह रखता है। ताज होटल और एयर इंडिया, जो प्राइड ऑफ इंडिया हम एयरलाइंस की बात किया करते थे, जब भारत सरकार उसको चला नहीं पाई तो वापस जिन्होंने शुरुआत की थी, टाटा ने एयर इंडिया की शुरुआत की थी, जब भारत सरकार और भारत के पूरा सिस्टम उसको चला नहीं पाया तो वापस वो टाटा को हैंड ओवर करना पड़ा कि आप ही संभालिए।
ये होती है काबिलियत कि और उसके बाद भी जब टाटा एयर इंडिया को जब टाटा को हैंडओवर किया गया, तो दोस्तों इस बात को समझिए कि किसी यूनियन ने प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई यूनियन लीडर सड़क पे नहीं आया। पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते रहे वो अलग बात है, ना स्टाफ दुखी, ना लेबर दुखी, ना मैनेजमेंट दुखी, सब एक्चुअली खुश थे कि हम सरकारी तंत्र से बाहर निकले और एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में गए। बाकी कहीं भी आप देखोगे अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो वहां यूनियंस खड़ी हो जाती, बाकी तमाशे शुरू हो जाते। टाटा में ऐसा नहीं हुआ। ये बताता है वैल्यू सिस्टम। टेलीकॉम में हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करते हैं क्लाउड सिस्टम की, क्लाउड बेस्ड आईटी सिस्टम्स की। 80% ऑफ क्लाउड सर्विसेज जो हिंदुस्तान में है वो टाटा टेलीकॉम की तरफ से, टाटा कम्युनिकेशन। और हिंदुस्तान में जो डीटीएच सर्विसेज है, टाटा स्काई जिसको आप कहा करते थे, वो भी टाटा से शुरुआत। और जब दुनिया भर में काम हो रहा है तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग कंपनियां भी है टाटा ग्रुप में, टाटा इंटरनेशनल और इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज। लेकिन दोस्तों ये तो थी कमर्शियल वर्ल्ड की बात। अगर मैं ये बात करूं कि ये सिर्फ कमर्शियल वर्ल्ड ही नहीं, अगर आप सोशल सेक्टर में बात करें तो रतन टाटा जी का फिलॉसफी बहुत क्लियर था, एजुकेशन, हेल्थ एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको लेकर जो काम किया उसमें आप देखिएगा, हेल्थ को लेकर आज भी हिंदुस्तान में अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर इंस्टीट्यूट को मानते हैं तो है टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट। वहां पे लोग चाहते हैं कि एक बार वहां के डॉक्टर्स को दिखा लें तो कम से कम तसल्ली हो जाएगी। इसी तरह से मैटरनल एंड नियो हेल्थ केयर को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर टाटा ट्रस्ट की तरफ से बहुत काम किया गया। और एक जो मिशन चला गया हाइजीन को लेकर, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये भी टाटा ट्रस्ट की तरफ से शुरुआत की गई। और मेंटल हेल्थ जिसको हम ध्यान नहीं देते, वो भी टाटा ट्रस्ट ने किया। और साथ ही साथ जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो दो इंस्टीट्यूट जिसमें टाटा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और दोनों रिनाउंड है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। हम लोग अप्लाइड रिसर्च की तो बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बैंडविड्थ और पेशेंस और खर्चा लगता है फंडामेंटल रिसर्च, वो भी टाटा ने शुरू किया। और साथ ही साथ नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, सिर्फ यही नहीं, आर्टिस्ट को भी लेगी। इसके अलावा भारत जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं ला रहा था या मेडल्स नहीं मिल रहे थे तो एक शर्म की बात थी। टाटा ने फुटबॉल एकेडमी, आर्चरी एकेडमी और ना जाने कितने ही ट्राइबल बेल्ट्स में बच्चों को प्रोत्साहित किया स्पोर्ट्स में आने के लिए, और उसका खर्चा उठाया टाटा कंपनीज ने। एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो रीफ कंजर्वेशन, मालदीव्स को लेकर जहां टूरिज्म है, रीफ डिस्ट्रक्शन हो रहा था ग्लोबल वार्मिंग के कारण, उसको रिवाइव करना। बॉटनिकल रिजर्व जहां इनकी अपनी सॉल्ट फैक्ट्री है मीठापुर, वहां पे वेटलैंड हैबिटेशन। जब उड़ीसा में टर्टल्स को लेकर काफी हंगामा था कि टर्टल्स को कैसे प्रिजर्व किया जाए, तब टाटा ग्रुप में इंटरवीन किया और टाटा का एक पूरा प्रोजेक्ट है रेयर स्पीसीज को बचाने के लिए। दोस्तों ये तो रही बात जो हम सब देख रहे हैं, लेकिन जब फिलंथ्रॉपी की बात आती है, जैसा मैंने कहा कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के जो लीडिंग इंस्टीट्यूट हैं टाटा ने उनको भी हेल्प करी कि आप दुनिया के लिए अच्छी टेक्नोलॉजीज डेवलप करें। उदाहरण के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को $70 मिलियन टाटा ग्रुप की तरफ से दिए गए ताकि आप जेनेटिक रिसर्च में काम कर सकें और जो रेयर बीमारियां उन पे काम किया जाए। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में $28 मिलियन की ग्रांट इसलिए दी गई कि जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और उनको कॉर्नेल में अगर एडमिशन मिल जाता है, जो अमेरिका की एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है, तो हिंदुस्तानी बच्चों को, भारत के बच्चों को वहां जाकर किसी तरह की आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो ट्रस्ट क्रिएट किया गया बच्चों के लिए। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में रिसर्च के लिए $50 मिलियन दिए गए। कॉर्नेल टेक्नोलॉजी, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी को $35 मिलियन। इसी तरह से एमआईटी को, जो कंस्ट्रेंट कम्युनिटी है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट कम्युनिटी की, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव की जाए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव की जाए, एमआईटी को उसके लिए पैसा दिया गया। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, आईआईटी मुंबई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी मुंबई को भी ग्रांट दी गई रिसर्च के लिए, और साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भी 5 साल के लिए ग्रांट दी गई कि आप अल्जाइमर डिजीज पे काम करें। दोस्तों ये तो सब बातें हैं जो आप टाटा के ग्रुप की वेबसाइट पे देख सकते हैं, लेकिन दो बातें जिसका जिक्र टाटा ग्रुप नहीं करता और उसका क्रेडिट नहीं लेता है। एक तो जिस तरह से
कोविड के समय टाटा ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज डॉक्टर्स को दी कि आप आइए और यहाँ टाटा होटल्स में रहिए, आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, बीमारी घरों में फैलेगी, आप ट्रीटमेंट करिए और यहाँ आके आराम से रहिए, आपकी हर बात का ध्यान रखा जाए। ये किसी और ग्रुप ने नहीं किया, होटल्स बहुतों के थे, लेकिन खुद इनिशिएटिव लेकर उस क्राइसिस में लग्जरी होटल को डॉक्टर्स के लिए खोल देना, ये एक बड़े दिल वाला ही कर सकता है। और साथ ही साथ जब टाटा के ऊपर टेररिस्ट का हमला हुआ, जिसको हम बॉम्बे टेररिस्ट अटैक कहते हैं, जिस तरह से वहां पे तोड़फोड़ हुई, जिस तरह से वहां पे जिसको भी हम कह सकते हैं कि एक विभत्स घटना हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए, कई परिवार तबाह हुए, मेरे ख्याल से 100 से ऊपर लोग मारे भी गए। उस स्थिति के अंदर टाटा ग्रुप ने अपने किसी भी एम्प्लॉय को, जिसने भी कष्ट उठाया, ये नहीं कहा कि आपकी नौकरी नहीं है या आपका प्रमोशन नहीं। इनफैक्ट उन सब लोगों को मिलकर अपने आप एक लीडरशिप टाटा ग्रुप ने दिखा के सबको सम्मानित किया। और आज टाटा ग्रुप का स्टाफ, खासकर उस होटल का स्टाफ, एक रोल मॉडल है। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि क्या हिंदुस्तान में आज टाटा ग्रुप से अच्छा ग्रुप कोई और है? आपको क्वालिटी पसंद आए ना आए, वो पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि ग्रुप की नीयत ठीक नहीं, या इन्होंने 2 नंबर के काम किए, इन्होंने